ना रुक जाओ ना। अच्छा ठीक है, चलिए लिखे है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 का ये तीसरा क्लास है। चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। चलिए लिखिए कार्ल मार्क्स। पहले हम लोग कार्ल मार्क्स के जीवनी यानी कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे, जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, इसके बारे में आइए देखते हैं। कार्ल मार्क्स हेडिंग दीजिए और लिखिए। चलिए मेरे साथ आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए नोट करते चलिए, नोट करते चलिए मेरे साथ जी। देखिए इनका जो जन्म हुआ था 5 मई 1818 को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के राइन राज संघ में एक छोटा सा क्षेत्र था, ट्रियर नगर था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स नाम था, और ये पेशे से क्या थे? वकील थे। ठीक है, बर्लिन। हाँ, लेकिन बर्लिन में जन्म नहीं हुआ था। जो राइन राज, चलो इतिहास में हम बताए होंगे चैप्टर नंबर 1 में कि 39 राइन राज्यों का निर्माण कौन किया था? गलत है, नेपोलियन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसी राइन राज संघ में इसका जन्म, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। इनका धर्म क्या नाम था? यहूदी। लेकिन यहूदी को छोड़कर फिर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। हाँ, यहूदी एक प्रकार का धर्म जो होता है, जो यहाँ इंग्लैंड में चलता था, जर्मनी में चलता था, सॉरी, उसी धर्म को छोड़ करके फिर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिए थे। हाँ, रीजन क्या? इनको ईसाई धर्म अच्छा लगा, ईसा मसीह के विचारों से प्रभावित हुए थे, इसी कारण इन्होंने अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। शिक्षा का ऐसा कार्ल मार्क्स बहुत पढ़े लिखे थे, ऐसा मत सोचिएगा कि कल शिक्षा कहाँ से? बोन विश्वविद्यालय। यहूदी धर्म को मानने वाले थे, फिर यहूदी धर्म को त्याग करके कौन सा धर्म? ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। कहाँ से पढ़े हुए थे? तब बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय से पढ़े थे। 2 विश्वविद्यालय में पढ़े थे। दो विश्वविद्यालय में पढ़े थे। कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए थे? तो एक बोन विश्वविद्यालय, दूसरा बर्लिन विश्वविद्यालय। चलिए इनका विवाह देखो 1843 ईस्वी में। कब हुआ था? 1843 ईस्वी। बचपन की मित्र थी। तो गाना सुन रही है ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे।
तो इनका जो विवाह, हाँ, इनका विवाह जो हुआ था बचपन के मित्र थी जिसका नाम था जिसका नाम था जेनी। जेनी से विवाह हुआ था। कब हुआ था? 1843 में लिखो। बचपन के मित्र जेनी से, किससे शादी हुआ था? ध्यान रखना, बचपन के मित्र जेनी से विवाह हुआ। जेनी से विवाह हुआ, लेकिन जानती है जेनी से विवाह टिक नहीं पाया। अगले ही साल 1844 में विवाह से छोड़ दिए। या हाँ, तलाक कब हो गया था? जेनी से तलाक कब हुआ? अगले ही साल 1844 ईस्वी में जेनी से क्या हो गया? तलाक हो गया था। समझ गए? हाँ, डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया। जानती है जब तलाक हो गया ना तो इनको सब ने कहा कि तुम्हारा विवाह नहीं टिक पाया, जो तुम धोखेबाज निकला। तो इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ धोखेबाज हम ही नहीं है, सूरज भी धोखा देता है। बताएं कैसे कि सूरज भी धोखा देता है? तो उदाहरण कैसे दिए कि सूरज देखो ध्यान से, सूरज आता है किरण के साथ, सूरज आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ और जाता है संध्या के साथ। और तो और अगर बारिश हो गया तो छुप जाता है मेघा के साथ। बताओ, तो जब सूरज बदल सकता है तो ये तो बेचारा कार्ले मार्क्स है, ये काहे नहीं बदल सकते हैं? हाँ, चलिए लिखिए कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित थे? किनके विचारों से प्रभावित थे? आंसर लिखिए हेगल। किनके विचारों से प्रभावित है? ये हेगल के विचारों से, हीगल के विचारों से प्रभावित थे। आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक आ रहा है ना? चलिए यहाँ तक लिख लिए कि किसके विचारों से प्रभावित है। तो ये क्वेश्चन बार बार तुम्हारा पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित है? हीगल के विचारों से प्रभावित है। चलिए आओ आगे। हीगल एक आदर्शवादी व्यक्ति था जो समाज के कल्याण के लिए बात करता था, और ये भी कार्ल मार्क्स भी समाजवाद यानी समाज के कल्याण, श्रमिकों के उत्थान की बातें किया करते थे। चलिए देखिए, जब 1844 में कार्ल मार्क्स का विवाह विच्छेद हो जाता है, विवाह टूट जाता है, तो क्या व्यक्ति को घर में बैठल मन लगेगा? नहीं, वहाँ से वो निकल करके पेरिस पहुँच जाते हैं। तो लिखिए पेरिस, हाँ पेरिस पहुँचे, पेरिस पहुँचे कब? 1844 में विवाह विच्छेद होता है, तलाक होता था। 1844 में ही ये कहाँ पहुँच जाते हैं? पेरिस पहुँच जाते हैं। और पेरिस में मुलाकात हुआ, पेरिस में मुलाकात हुआ। किससे हुआ? तो कार्ल मार्क्स के ही तरह, जिस तरह से कार्ल मार्क्स श्रमिकों की बात करते थे, उसी तरह से पेरिस में भी एक व्यक्ति था जो श्रमिकों के लिए बात करता था, जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स।
फ्रेडरिक एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स। और दोनों में क्या होता है, जब 1844 में दोनों पेरिस में मिलते हैं, यहीं से दोनों में क्या तलाक, यानी यही विवाह जब अलग हो जाता है, तलाक का मतलब विवाह विच्छेद होना। दोनों जेनी से कार्ल मार्क्स जो अलग हो गया था उसी को तो तलाक बोलते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक हो गया। चलिए जब 1844 में फ्रेडरिक एंगल से मिलते हैं तब फ्रेडरिक एंगल का विचार था कि देखिए कार्ल मार्क्स, हम मुंह से जितना भी बोल दे, माउथ से जितना भी बोल दे, लेकिन जब तक कुछ लिख करके नहीं देंगे तब तक श्रमिक जनता हमारे विचारों से प्रभावित नहीं होगी। इसीलिए दोनों ने मिल करके 1848 ईस्वी में कम्युनिस्टों का घोषणा पत्र जारी करते हैं। ठीक है, लिखिए, चलिए आगे लिखिए। देखिए कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स ने फ्रेडरिक एंगल्स ने अभी बेचारा कामे कर रहा है, तुम मार दी उसको। लास्ट में ना कोई मरेगा जी। कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र, इसी का ब्रैकेट में लिखना, इसको और नया नाम कम्युनिस्टों का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। कम्युनिस्टों का घोषणा पत्र। कम्युनिस्टों का घोषणा पत्र। कम्युनिस्टों का घोषणा पत्र जारी किया। ये घोषणा देखो, कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक एंगल हर जगह तो पहुंच नहीं सकता था, संभव नहीं था कि हर जगह जाकर के मंच पर बोले, इसीलिए इन्होंने घोषणा पत्र यानी पेपर छपवा दिया। अब पेपर तो डेली कहीं भी बढ़ सकता है ना, तो श्रमिकों के कल्याण के लिए ये घोषणा पत्र वाला पेपर छपवा के बंटवा दिया। अब जो श्रमिक पढ़ा वो इनके साथ जुड़ना शुरू हो गया था। अब देखिए, फ्रेडरिक एंगल्स के ही कहने पर कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था। दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल। और ये कब लिखा गया? 1867 ईस्वी में। सुनिए, दास कैपिटल को जब लिखा गया 1867 ईस्वी में, तो ये इतना फेमस हुआ, पूरे विश्व में इतना फेमस हुआ कि जैसे हमारे लिए रामायण महाभारत पवित्र ग्रंथ है, उसी तरह से श्रमिकों के लिए एक पवित्र ग्रंथ के समान हो गया। इसीलिए इसे कहा गया कि श्रमिकों का बाइबल। तो किसे कहा गया श्रमिकों का बाइबल? श्रमिकों का बाइबल, श्रमिकों का बाइबल किसे कहा गया?
दास कैपिटल पुस्तक हो, दास कैपिटल पुस्तक हो। अच्छा, यहाँ बाइबिल समझ में आया? बाइबिल जो है, जिस तरह से हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक किताब कौन सा है? गीता। उसी तरह से ईसाई धर्म का जो सबसे महान किताब है उसका क्या नाम है? बाइबल। इसी बाइबल के आधार पर दास कैपिटल को श्रमिकों का बाइबल कहा गया। किसे? दास कैपिटल किताब को। कौन लिखे थे? कार्ल मार्क्स लिखे थे। कब लिखे थे? 1867 ईस्वी में लिखे थे। 1867 ईस्वी में। श्रमिकों का बाइबल या समाजवादियों का बाइबल भी कहा गया इसे। श्रमिकों का बाइबल या समाजवादियों का बाइबल। समाजवादियों का बाइबल। हाँ, देखिए, दास कैपिटल को श्रमिकों का बाइबल और किसके? समाजवादियों का बाइबल भी कहा गया। अब बेचारा बहुत काम करते करते थक गए थे, तब जाकर के इनकी मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हुआ? मृत्यु बेचारा को 65 वर्ष की उम्र में, 65 वर्ष की उम्र में 1883 ईस्वी, 1800 इसका मृत्यु कब हो गया था? 65 साल के थे और कब हो गया? 1883 ईस्वी में बेचारा का मृत्यु हो गया था। हाँ, सही है ना? 1883 में किस उम्र में हुआ था? 65 साल जिए थे। तो ये हो गया हमारा कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय। ये क्वेश्चन बार बार तुमको सब्जेक्टिव में पूछता है कि कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय लिखे। तो इसी को सजा करके लिख देना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म यहाँ हुआ था, इनके पिता, ऐसे नहीं, लाइन बाय लाइन सजा करके लिखना है। ये तो याद करने के लिए लिख दिया ना, लेकिन जब बोलेगा तुम अच्छी लिखियो। अगर बोलेगा कि कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय लिखे तो लाइन बाय लाइन ऐसे लिखते जाना है, इसी को लिखते जाना कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम ये था, ये धर्म को मानते थे, यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए थे, विवाह यहाँ इससे हुआ था। ठीक है, यही सब सजा करके लिख देना है। हो गया ना? चलिए अब सुनिए, कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बाद कार्ल मार्क्स ने समाज को सुधारने के लिए, श्रमिकों के उत्थान के लिए जो विचारधारा दिए, वो सिद्धांत दिए। अब उन्हीं सिद्धांतों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हो गया है ऊपर तक? चलिए बताइए तो, दास कैपिटल के लेखक कौन है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? किस देश में जन्म हुआ था? जर्मनी में जन्म हुआ था। जर्मनी के किस प्रांत में जन्म हुआ था? राइन राज्य प्रांत में राज्य। किस नगर में हुआ था? ट्रियर नगर में हुआ था। ट्रियर नगर में हुआ था। चलिए, इनके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। चलिए बताइए, इनके पिता पेशे से क्या थे? वकील थे। कार्ल मार्क्स का शिक्षा कहाँ से हुआ था? बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय। इनका विवाह किससे हुआ था? जेनी से हुआ था। चलिए, कार्ल मार्क्स के मित्र का क्या नाम था? फ्रेडरिक एंगल्स नाम था। फ्रेडरिक एंगल्स का कार्ल मार्क्स से परिचय कहाँ हुआ था? पेरिस में होता। कब हुआ था? 1844 ईस्वी। चलिए, कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 में मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया था। साम्यवादी घोषणा पत्र किस किस ने जारी किया था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। कब किया था? 1848 से। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, ये श्रमिकों के कल्याण के लिए। अब उन्हीं सिद्धांतों को हम एक एक करके देखते हैं। इन्होंने कुल 5 सिद्धांत दिए थे। चलिए इसको हटा देना।
चलिए आगे लिखिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। लिखिए, देखो कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए, कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए 5 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे? 5 सिद्धांत दिए थे। चलिए 5 सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत था द्वंद्वात्मक। देखिए पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। एक एक करके लिखते चलेंगे। देखिए द्वंद्वात्मक भौतिक, सुनिए ध्यान से, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने बताया कि जब दो विचार, ध्यान से सुनिए, जब दो विचार आपस में टकराते हैं उससे एक नया विचार उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होता है और वह श्रमिकों की कल्याण के बात कहता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में क्या बताया कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जब दो विचार आपस में टकराते हैं तो एक नई विचारधारा उत्पन्न होती है। देखिए ये बार बार तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का विवरण दीजिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो लिखेंगे क्या कि कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कितने सिद्धांत दिए थे? 5 सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। चलिए दूसरा जो सिद्धांत था वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। देखिए वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने बताया कि अगर श्रमिकों के कल्याण करना है तब इस श्रमिकों का कल्याण करना है तब वर्गों को, समाज को ही संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम अपना तरक्की चाहते हैं, तब मेहनत किसको करना पड़ेगा? मुझे ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने कहा कि यदि श्रमिक अपना कल्याण चाहते हैं तो श्रमिकों को ही क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। लिखिए इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने बताया कि वर्ग यानी समाज, वर्ग कल्याण के लिए
संघर्ष संघर्ष आवश्यक होता है। बाबू ये सब पर लागू है कि बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं मिलेगी, बिना संघर्ष का कोई कल्याण नहीं है। अगर हम सब चाहते हैं कि कल्याण हो, परीक्षा में पास हो, पर पसीना बहाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जो पसीने से निहाएगा, जो पानी से निहाएगा अपना लिबास बदलेगा, और जो पसीने से निहाएगा वो इतिहास लिखेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा संघर्ष करना पड़ेगा, कल्याण के लिए संघर्ष करना आवश्यक था। चलिए ऊपर का हो गया है जी। देखिए इतिहास के भौतिकवाद सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने बताया कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे ना फ्रांस की क्रांति के बारे में, पहले चैप्टर में पढ़े थे फ्रांस की क्रांति। इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने बताया कि हमें भी आज के पीढ़ी में जो हम जी रहे हैं तो इतिहास से सीखना चाहिए। किस प्रकार से फ्रांस में लुई की सत्ता को वहाँ की जनता नहीं उखाड़ फेंका था। ठीक उसी प्रकार से हम भी संघर्ष करें और ये फैक्ट्रियों के मालिक जो शोषण कर रहा उस शोषण से श्रमिकों को आज़ादी दिलवाएं। इस सिद्धांत में क्या, इस सिद्धांत के अनुसार समाज को इतिहास की घटनाओं से शिक्षा या प्रेरणा लेना चाहिए। प्रेरणा या शिक्षा लेना चाहिए। ये पांचों सिद्धांत महत्वपूर्ण है। देखिए कभी भी कार्ल मार्क्स के बारे में अगर पूछेगा तो बोलेगा कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत करें। तो जब विवरण प्रस्तुत करने के लिए बोलेगा तो पांचों सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चौथे सिद्धांत में पहुंच चुके हैं। मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने बताया कि वस्तुओं का दाम अगर बाजार में बढ़ रहा है, अतिरिक्त है ना मूल्य और अतिरिक्त मूल्य, यानी वस्तुओं का ये दाम जो बाजारों में बढ़ रहा है उसके पीछे मेहनत पसीना किसका लगा हुआ है? श्रमिकों का लगा हुआ, लेबर का लगा हुआ है। और इसमें इसे ये कहें कार्ल मार्क्स कि जो अतिरिक्त मूल्य फैक्ट्री के मालिक को मिल रहा है वो मूल्य श्रमिकों का होना चाहिए, क्योंकि वस्तु के निर्माण में श्रमिकों का ही पसीना लगा हुआ है। लिखिए
चलिए, यानी कोई वस्तु महंगा बिक रहा है या सस्ता बिक रहा है, ये किसके अनुसार हो रहा है? श्रमिकों के श्रम, यानी जो श्रमिक लेबर जो काम कर रहा है किस प्रकार से, उन्हीं के श्रम के कारण वस्तुओं के मूल्य में फर्क आ रहा है। चलिए लिखिए, ऊपर का हो गया है जी, 3 नंबर हो गया है, 3 हो गया है। चलिए अब हम लोग लास्ट सिद्धांत में पहुंच चुके हैं। लिखे राजहीन और राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। देखिए, राजहीन और वर्गहीन की स्थापना के बारे में कार्ल मार्क्स ने बताया कि श्रमिक एक समय ऐसा आएगा कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो जिसके द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि उस फैक्ट्री में काम करने वाला श्रमिक ही फैक्ट्रियों को लूट लेगा और समाज में कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं हो जाएगा। वर्ग कैसे बन रहा है, क्लास कैसे बनेगा? कोई अमीर है, कोई गरीब है, तब ना क्लास बन रहा है। लेकिन कोई सब बराबर हो जाएंगे तो क्लास रहेगा? कोई क्लास नहीं रहेगा। इसी सिद्धांत पर ये काम करते थे, यानी बोलते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि समाज, जर्मनी, यूरोप में किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं रहेगा, मजदूर, गरीब, अमीर सब बराबर हो जाएंगे। यानी इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने वर्गहीन और राजहीन सिद्धांत की बात करते हैं। लिखिए, ये हमारा हो गया कार्ल मार्क्स के द्वारा जो 5 सिद्धांत दिए गए थे वो हो गया। चलो यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।